पहला सौदा में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, हमारे साथ हमारे खास मेहमान राजेश सतपुते, मेहरबून ईरानी, नितिन मुरारका जुड़े हुए हैं। एसजीएक्स निफ्टी देखिए और दबाव में आता हुआ 21 अंक नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। एफआईआईज ने जिस तरह से कल कैश में और फ्यूचर्स में बिकवाली करी है उससे देखिए साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है और वॉलेटाइल है इस समय चाइना के मार्केट्स। आप देखिए हांगकांग और चाइना दोनों ही अपने हाई से नीचे आए हैं। हरे निशान में आपको जरूर दिख रहे हैं। कोस्पी भी देखिए आधे % की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन कल यूएस मार्केट में हमने देखा था 5 दिनों की एक तरफा गिरावट के बाद एक उछाल देखने को मिला था। बड़ा सवाल यही है कि 4 दिन से भारतीय बाजार भी फिसल रहे हैं। आज उछाल होता है तो यहां पर उछाल में लोग बिकवाली करेंगे या फिर एक पुल बैक देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स हमारे यही बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर कि आपको उछाल में बिकवाली ही करनी चाहिए। चलिए आप देखेंगे आज रुपए की ओपनिंग कैसी होती है, क्योंकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार रुपए की गिरावट के बाद कल हमने देखा था रुपए में एक सुधार देखने को मिला था। जी हाँ, मजबूत हुआ था कल रुपया 63.91 पर जाकर इसने अपनी क्लोजिंग दी थी। देखना होगा आज रुपए की चाल कैसी होती है। डॉलर हमने देखा था कमजोर हुआ था कल के सत्र में एफओएमसी की उस इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले। लेकिन अब बाजार देखिए खुलते हुए आपको दिखेंगे और देखना होगा सेंसेक्स और निफ्टी किन स्तरों पर खुल रहे हैं। यहाँ पर देखिए हरे रंग के साथ शुरुआत हुई है। सेंसेक्स में 18 अंक की बढ़त आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी हालांकि बड़े रैटिक मूव्स इस समय दिखा रहा है। सॉन्ग नीचे है, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। कुछ ही देर में यहाँ पर ट्रेड सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनिशियल रिएक्शंस देखें इस समय तो आप पाएंगे कि पीएनबी ये एक स्टार परफॉर्मर था। कल यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के चलते रैली देखने को मिली थी। आज भी मजबूती के साथ खुल सकता है। टाटा मोटर्स के शेयर पर सबकी नजर होगी। कल हमने देखा था यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिली थी। आज शायद उछाल के साथ खुल सकता है। इस तरह के संकेत प्री ओपनिंग सेशन में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पीएसयू शेयरों पर आज सबकी नजर बनी रहेगी। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, कुछ और ऐसे स्टॉक्स जो आपको प्री ओपनिंग सेशन में थोड़े से मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप रुपए की चाल पर नजर डालिए। आप देखिए 63.87 पर ये खुला है तो फ्लैट टू पॉजिटिव टिक्स के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ कल की मजबूती को थोड़ा सा बढ़ाने का काम जरूर किया है। लेकिन कुछ खास बड़े मूव्स इस समय नहीं देखने को मिल रहे हैं। चलिए बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने कल बाजार पर काफी दबाव बनाया था। आईसीआईसीआई बैंक नितिन 500 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग, एचडीएफसी करीब 400 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग। एचडीएफसी के कमजोर नतीजों के बाद यहां पर कल गिरावट देखने को मिली थी। ये बताइए एफएनओ में किस तरह की यहां पर पोजीशंस बनी हुई है और इन दोनों शेयरों पर आपकी क्या राय है इस समय? देखिए हेमंत, आईसीआईसीआई बैंक में स्पेशली कल काफी ज्यादा डिलीवरीज भी बढ़ी है और कैश मार्केट और एफएनओ मार्केट दोनों में वॉल्यूम्स काफी इंक्रीज हुए हैं। स्पेशली इसमें कैश मार्केट में 126% वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं। और अगर आप ओपन टेस्ट एडिशन देखेंगे तो करंट एंड नेक्स्ट मंथ दोनों का कंबाइंड, क्योंकि करंट मंथ में लिक्विडेशन है, नेक्स्ट मंथ में हम लोग 11% का ओपन टेस्ट एडिशन देख रहे हैं। तो ये हुआ कि ये अभी इस लेवल पे भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी आईसीआईसीआई बैंक में वीकनेस बढ़ सकती है और पॉसिबल टारगेट आपको करीब 275 तक का स्टॉक में मिल सकता है। जो ऊपर रेसिस्टेंस आ रहा है वो 292 से 295 के रेंज में काफी पोजीशन बनी है। तो आपके लिए स्टॉप लॉस निकलता है 295 का और पॉसिबल टारगेट 275 से 272 तक के बन सकते हैं। ओके, इनफैक्ट एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जो हेमंत हाईलाइट कर रहे हैं, तगड़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई थी। इन दोनों के अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे आप तो अगर पूरा निफ्टी का फॉल जो है कल इसी से एट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। इन दोनों में गजब का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और दोनों मार्क्ड हेवी वेट्स हैं। हेमंत ने पहले हाईलाइट करा था कि आज एफएमसीजी एज अ पैक फोकस में रहेगा। डाबर, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, ये तीनों कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। इससे पहले आपको याद होगा एचयूएल के नंबर्स आए थे। एचयूएल की कमेंट्री जो थी कंसर्निंग थी, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा था कि रूरल डिमांड को लेकर कमजोरी देखने को मिल रही है। उन्होंने ये तक हाईलाइट करा था कि जो भी प्राइसिंग में फायदा हुआ था, कमोडिटी की प्राइसेस जो कोलैप्स हुई उसका जो फायदा हुआ था उन्हें पास ऑन करना पड़ा था। तो जो वॉल्यूम ग्रोथ थी उसको लेकर ज्यादातर लोगों ने सवाल उठाया था, जो 5% पे आई थी, कि अगर ये प्राइसिंग वापस रीस्टेट करनी पड़ी तो शायद वॉल्यूम ग्रोथ 3.5-4% के आसपास पहुंचती हुई नजर आएगी, जो कि कंसर्निंग है। मेहरबून, इस पूरे स्पेस को आप कैसे देखना चाहेंगे? क्योंकि अब तक शायद अर्बन से ही सपोर्ट आ रहा है, रूरल डिमांड एक्चुअली कंसर्निंग है। डाबर तो अगर ऐसा है तो डाबर में जिस तरह का बिल्डअप देखने को मिल रहा है वो इंडिकेट भी कर रहा है कि लोग मान रहे हैं आज वीकेस्ट ट्रेंड के साथ ही शायद कामकाज होगा, नंबर्स भी कमजोर आएंगे। ये एफएमसीजी स्पेस कैसे देख रहे हैं? आई थिंक आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया मैं बिल्कुल सहमत हूं उनके साथ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो अर्बन डिमांड है आई थिंक एज ऑफ नाउ एक सेच्योरेटेड हो चुकी है, वेल स्प्रेड हो चुकी है, जितना पेनिट्रेशन करना था हो चुका है। एंड रूरल डिमांड एज ऑफ नाउ इज नॉट पिक्ड अप। बट यहाँ पे एक बड़ी आशा है कि रूरल डिमांड विल स्लोली पिकअप एंड पेनिट्रेशन, खास करके जो बड़े कंपनीज हैं उनकी पेनिट्रेशन इंप्रूव होगी एंड फोकस वहां पे रहेगा।
तो आई पर्सनली फील कि अगर आप मार्केट में आपको थोड़ी घबराहट है कि मार्केट एक बार फिर से 8,000 के आसपास जाएगी, आई थिंक एफएमसीजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या इंक्रीमेंटल पैसा, एडिशनल पैसा आज के वैल्यूएशन में डालना चाहिए? द आंसर इज नॉट अ वेरी सिंपल आंसर। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादा पैसा आज के वैल्यूएशन में मैं शायद डालूंगा नहीं, क्योंकि मैं आज भी समझता हूँ कि मार्केट में पॉकेट्स है जहां पे अपॉर्चुनिटीज है। तो एफएमसीजी में एडिशनल पैसा डालना मैं आई वोंट एडवाइज राइट नाउ, बट उसमें एक दो स्टॉक उभर कर आते हैं, खास करके कंपनी है ज्योति लैबोरेटरीज, जो हमें काफी पसंद है और काफी लंबे समय से पसंद है, और आज के लेवल पे भी मैं समझता हूं कि रिलेटिवली सस्ता है। देयर आर कंपनीज लाइक मैरिको, देयर आर कंपनीज लाइक कॉलगेट, ग्लैक्सो कंज्यूमर, जो हम आज भी पसंद है। तो भले महंगे लगे, आज के लेवल में बेचना उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार अच्छे कंपनी को बेचते हो तो वापस पोर्टफोलियो में खरीदना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इंक्रीमेंटल मनी में बी नॉट एडवाइजेबल एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 स्टॉक्स लाइक ज्योति लैब्स, बट ऑन द होल ये स्पेस के मैं इतने विरुद्ध नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं पर रूरल कंजम्पशन विल स्लोली पिकअप। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा स्पेस पर, लेकिन वक्त है अब ये जानने का कि आज आपको कौन से शेयरों में ट्रेडिंग करनी चाहिए। जानते हैं ट्रेडिंग कॉल्स, पूजा के पास चलते हैं। पूजा बताइए, तेजी के ज्यादा कॉल्स हैं या मंदी करने के? जी, आज तेजी के ज्यादातर कॉल्स है और रुझान मिड कैप काउंटर्स में ज्यादातर देखने को मिल रहा है। शुरुआत पहले कॉल से करते हैं। जेट ठक्कर ने यूपीएल में खरीदारी करने की राय दी है। कल की गिरावट के बाद इनका मानना है कि अगले 2 से 3 दिन में 570 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय, 10% से ज्यादा का रिटर्न ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। दूसरे कॉल में हेमंत कपड़िया बैंकिंग काउंटर एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें जो कल की तेजी थी वो आज भी बरकरार रहने की उम्मीद है और इंट्राडे में ही 569 तक के लेवल्स ये काउंटर आपको दिखा सकता है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चलने की राय। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं राजेश सतपुते। तुम्हारे राजेश, बताइए आज आपके 2 टॉपिक्स कौन से होंगे? मॉर्निंग पूजा, 2 कॉल्स में से एक बाय एक सेल रहेगा। बाय ऑन टाटा मोटर डीवीआर, हमें लगता है कि इसमें सेलिंग जो है 235 लेवल पे एब्सॉर्ब होना चाहिए और यहाँ पे जो टेक्निकल इंडिकेशन है दैट इज नथिंग बट ए पॉजिटिव डाइवर्जेंस। मुझे लगता है कि एक्सपायरी के चलते में भी 235 240 में कंसोलिडेट करे। सो 3 to 4 ट्रेडिंग डेज के हिसाब से कॉल है दोनों। बाय करिए टाटा मोटर डीवीआर विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 230, टारगेट रहेगा 268। सेकंड रहेगा सेल ऑन आईटीसी, स्टॉप लॉस रहेगा 316 का और टारगेट है 298 का। थैंक यू राजेश। आखिरी कॉल में भी खरीदारी की राय निकल कर आ रही है। समीत चौहान ने टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि अगले कुछ दिनों में 270 तक के लेवल्स तक की तेजी इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। 10% से ज्यादा का रिटर्न ये काउंटर आपको दिखा सकता है। 5 में से 4 कॉल्स में जानकार आज तेजी करने की राय दे रहे हैं। ओके, चलिए तो यूपीएल, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स के डीवीआर और टाटा स्टील, इन सब में खरीदारी करने की सलाह और आईटीसी में बिकवाली करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। मेहरबून, लेकिन आज ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सिंजीन का आईपीओ बंद होने वाला है। अच्छे पेरेंटेज की तो एंटिटी है, कुछ लोग बोलते हैं वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न है, बिजनेस अच्छा है। कैसे रीड करूं इस आईपीओ को और क्या करना चाहिए एज रिटेल निवेशक? आखिरी दिन पैसा लगाऊं? आई थिंक सिंजीन का जो आईपीओ है वो जो लेके जाता है करीबन 8, 9, 10 साल पहले जब भी बायोकॉन का आईपीओ आया था। आई थिंक एक भी एनालिस्ट नहीं था जो नेगेटिव था बायोकॉन के आईपीओ पर, और एक भी एनालिस्ट ऐसा नहीं था जो 5 साल के बाद कहता है मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूं। सिंजीन अकॉर्डिंग टू मी टेक्स मी बैक टू दैट। आपने जो कहा फिर से मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं कि गुड कंपनी, डिसेंट बिजनेस मॉडल, पेडिग्री अच्छी है, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में डिलीवर करेगा। लेकिन आज के लेवल पर सब्सक्राइब करना के नहीं मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को शायद लिस्टिंग पे एप्रिसिएशन मिले, बट then the possibly the stock may remain flat because ultimately numbers आने को मुझे लगता है it will not reflect well on the price which the stock can command. So it may look an expensive stock after listing. तो अभी जो भी फैंसी है, स्प्रेड ऑफ वर्ड है, सब लोग कहते हैं अप्लाई करो। So it is an opportunity for people maybe from the short term only on listing gains, but longer term के लिए आपको काफी पेशेंट रहना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूएशन के अनुसार I agree with you. It is looking a little bit stretched for the moment. ऑलराइट, चलिए तो लिस्टिंग गेन्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इस पे भरोसा शायद ना करें। लेकिन जिनके नंबर्स अच्छे आए हैं उन शेयरों पर नजर डालिए।
बताइए, ताज जीवी के होटल्स 3.4 करोड़ रुपीस के सामने मुनाफा ही हुआ है, लेकिन 8 लाख का मुनाफा हुआ है, लेकिन लॉस से मुनाफे में आई है कंपनी। इससे इंटरेस्टिंग कंपनी है डालमिया भारत, इसको भी मुनाफा हुआ है घाटे से, 27 करोड़ रुपीस के घाटे के सामने 41 करोड़ रुपीस का मुनाफा। इन दोनों ही कंपनियों पर आपकी राय लेना चाहूंगा मेहरबून। इन दोनों में से एक कंपनी अगर चुननी हो तो कौन सी होगी और आपको नतीजे कैसे लगे? डालमिया भारत आई थिंक हमारा प्राइम पिक रहा है पिछले एक साल में, करीबन 250 रुपए से हम लोग ने स्टॉक रिकमेंड किया है। हमारा मिनिमम टारगेट है स्टॉक का, मिनिमम इज 1000 रुपीज। इसके पॉजिटिव में और एक चीज कहना चाहूंगा कि कंपनी इज सो वेरी वेल लीवरेज्ड कि अगर वो कैपेसिटी बढ़ाता भी है, अगर डिमांड पिकअप होती है तो उनको ₹1 का एडिशनल कॉस्ट लगेगा नहीं, एक्सेप्ट द वेरिएबल कॉस्ट। दे हैव गॉट द कैपेसिटी, दे हैव मेड देयर एक्विजिशंस, दे आर वेल फंडेड, सो आई डोंट सी एनी कंसर्न। साथ में फ्लोटिंग स्टॉक अगर आप देखो ध्यान से तो फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है, एंड आई पर्सनली फील अच्छे इन्वेस्टर्स ने स्टॉक लिया है, सो इट इज इन वेरी स्ट्रांग हैंड्स। तो मैं कह रहा था, कल ही कह रहा था अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि वी हैव मेड पीपल बाय इनटू दिस, तो क्लियर डिस्क्लोजर है, पर्सनल होल्डिंग में है, हमारे प्रोमोटर के होल्डिंग में है, क्लाइंट्स के होल्डिंग में, एंड वी आर गोइंग टू बी बायर्स इन दिस काउंटर फॉर क्वाइट सम। और आपका लक्ष्य क्या है इस शेयर का? मिनिमम 1000 रुपीज। ऑलराइट, तो इसका रीजन यही है, जैसे मैंने कहा, लीवरेज है, सेकंड स्ट्रांग हैंड्स में। अगर मैंने कहा भी था अगर नतीजे डिसअपॉइंट भी करेंगे, 50-100 रुपए घटेगा तो भी फिक्र मत करना, और आके लेना। तो आई फील एट 620, 640 जो कल का रेट था, रिजल्ट्स के बाद मुझे लगता है आज स्टॉक कैन बी अबाउट 670, 700 ऑल्सो टुडे इटसेल्फ। और अल्टीमेटली हमारा 1000 रुपीज का जो कन्विक्शन था, वो कन्विक्शन ये रिजल्ट के बाद और भी स्ट्रांग हुआ है। तो इस स्टॉक की तो वैसे भी बड़ी तगड़ी रेटिंग हुई, तो मेहरबून के तमाम क्लाइंट्स ने बड़ा तगड़ा पैसा ऑलरेडी बना लिया है। लेकिन आपने ताज जीविका को ऑलरेडी पूरा अवॉइड कर दिया, आपको ये पसंद आ रहा है। मैं इसीलिए सवाल उठा रहा हूं कि होटल स्पेस 2007 में जब वो टेररिस्ट अटैक हुए थे, मंदी आई थी ग्लोबली, तब से वो अब तक रिकवर नहीं कर पाई वो पूरी स्पेस। सब वो एसेट्स बड़े लुक्रेटिव हैं, अब कुछ हद तक इंडिकेशंस हैं कि शायद टूरिज्म में इंप्रूवमेंट होगा, मोदी सरकार उसको थ्रस्ट दे रही है। क्या ये पॉकेट आपके रडार पे बिल्कुल भी नहीं आने वाली? आई थिंक मैं कहूंगा कि थोड़ा सा रिफाइंड एयरलाइन इंडस्ट्री को अगर आप मुझे बोले कहे तो वो होटल इंडस्ट्री होगा। आई पर्सनली फील रिफाइंड रिफाइंड वर्जन ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री। जैसे कहते हैं ना, एयरलाइन इंडस्ट्री 90% ऑक्यूपेंसी पे चलता है, फिर भी लॉस करती है। सेम अप्लाइज अकॉर्डिंग टू मी द होटल सेक्टर। आई हैव बीन नेगेटिव ऑन दिस सेक्टर, क्योंकि मैं मानता हूं टू मेक मनी ऑन हैविंग होटल्स इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम हैव डेट इन द बुक्स। साथ में ऑपरेशनल कॉस्ट कीप ऑन गोइंग अप। If there is rentals बढ़ते जाता है, staff cost बढ़ते जाता है, other expenses keep on going up, and tariff rates cannot pick up the pace the way the other costs are going up. So होटल इंडस्ट्री के बारे में हमेशा नेगेटिव रहा हूँ। एक होटल है जो छोटी सी कंपनी है, मार्केट में लिस्टेड है, स्मॉल इक्विटी वाली है। इट्स द ओनली कंपनी अकॉर्डिंग टू मी इन एशिया विच डजंट हैव अ सिंगल रुपी डेट, एंड दैट इज अ कंपनी कॉल्ड सिंक्लेयर्स होटल्स, लिस्टेड है PSE NSE दोनों पर, बट फ्लोटिंग स्टॉक ज्यादा नहीं है। सो आई थिंक होटल इंडस्ट्री के बारे में, आई थिंक डिस्पाइट द ऑक्यूपेंसी पिकअप, डिस्पाइट द फैक्ट मोदी सरकार में डू समथिंग टूरिज्म में पिकअप, देयर कुड बी मोमेंटम हियर एंड देयर, अदरवाइज बाइंग इट फ्रॉम कन्विक्शन, यही सिमिलर व्यू एयरलाइन पे भी रहेगा। एसेट वाइज देखेंगे तो बहुत सस्ता है। तो आज आप मीडिया वाले लोग या एनालिस्ट लोग आपके कहने लगे एसेट वाइज, अरे होटल स्टॉक ये वैल्यूएशन पर, फॉर ऑल यू नो द स्टॉक्स मेकिंग ग्रेट रिटर्न्स, बट इफ यू आस्क मी फ्रॉम अ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई वोंट पॉसिबली लुक एट द सेक्टर। चलिए, इस सेक्टर से दूर रहने की बात, लेकिन पिडीलाइट ये एक ऐसी कंपनी है जिसने काफी शानदार नतीजे पेश किए। 33% मुनाफा इसका बढ़ा है। एबिटा मार्जिन देखिए 17.9% से बढ़कर 23.3% हो गए। राजेश, पिडीलाइट को भी फायदा मिला है जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें घटी हैं, स्पाइसजेट को भी फायदा मिला है। ये बताइए पिडीलाइट के चार्ट कैसे लगते हैं आपको? आज तेजी करेंगे यहाँ पे? देखिए, मुझे लगता है कि पिडीलाइट का चार्ट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है नहीं, क्योंकि 530, 540 में इसमें बेस बनता है, सपोर्ट है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो देखते हैं हम लोग रफली 570, 580 के आसपास है। रेंज है, ब्रेकआउट इधर साइड होना चाहिए। मोटा मोटी अगर आप यहाँ पे मीडियम टर्म चार्ट देखो तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, जिसका इनिशियल टॉप रफली 640 के आसपास था, सेकंड टॉप 600 पे था, एंड थर्ड टॉप रफली 575 था। तो यू कैन से कि इट्स स्लोली एंड स्टेडीली ये स्टॉक नीचे आ रहा है। तो आई बिलीव कि अगर यहाँ पे करेक्शन में आता है देन ओनली वी कैन से कि ओके पिडीलाइट में लॉन्ग करना है, और उसका जो लोअर टॉप लोअर बॉटम है उसका सपोर्ट बनता है रफली 500, 510 के आसपास। दैट विल बी द आइडियल लेवल जहां पे पिडीलाइट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ 580। सो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल कमेंट दूंगा पिडीलाइट पे। बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूं, लेकिन अगर करेक्शन आता है और अगर पिडीलाइट ऐड करना है देन मे बी 500, 510 विल बी द आइडियल
लेवल। नितिन, इंटरेस्टिंगली क्योंकि आप तो एक्सपायरी के बेहद करीब पहुंच गए, तो एक सवाल हमेशा सबके जहन में आता है, कुछ स्टॉक्स जिनकी बहुत तगड़ी पिटाई हुई है इस सीरीज में, मिसाल के तौर पे आप ले लें ल्यूपिन जैसा काउंटर, राजेश ने जिस स्टॉक की बात करी टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स, क्या कुछ भी एक्सपेक्ट करूं यहां से कुछ हद तक मोमेंटम आता हुआ नजर आए? कल एक्सपायरी तक लोग कुछ हद तक अपनी पोजीशंस कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप बाजार पे नेगेटिव है, ऐसे थॉट्स लाना गलत है हमारे लिए, या फिर एक चांसेस है, लाइकलीहुड है कि इन स्टॉक्स में शायद एक पॉजिटिव साइड में मोमेंटम आने की गुंजाइश है? देखिए, जो इन स्टॉक्स में शॉर्ट्स पोजीशन बनी हुई है, जैसे ल्यूपिन में काफी ऊपर के लेवल पे शॉर्ट्स है, यानी जो बुल जो बाय करके फंसे हुए हैं वो ऊपर के लेवल पे हैं, तो नॉर्मली वो रोल ओवर करेंगे, और जिनकी शॉर्ट पोजीशन है वो भी ऊपर के लेवल पे हैं, तो बहुत ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि ल्यूपिन में आपको शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, या इस तरीके से जैसे टाटा मोटर्स हैं या वेदांता है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे शॉर्ट्स और कॉल्स में भी काफी इनमें बिकवाली हुई है। जहां तक कुछ ऐसे स्टॉक जहां पे मैं बाय साइड का ट्रेड लिया जा सकता है, उसके ख्याल से एक दो स्टॉक हैं, जैसे कोटक बैंक है जिसमें कुछ बाइंग हो रही है, ओपन टेस्ट अच्छे हैं, रोलोवर्स भी ठीक हो रहे हैं, तो कोटक बैंक में आपको एक पॉजिटिव का ट्रेड मिल सकता है। दूसरा स्टॉक अशोक लीलैंड है जहां पे आप बाई साइड के ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको सेल साइड के ट्रेड देखने तो सेंचुरी टेक्सटाइल और कैनरा बैंक, ये दो स्टॉक है जिसमें आपको वीकनेस दिख सकती है। राइट, चलिए तो ये रहा इन स्टॉक्स पर, लेकिन बाजार खुलने में कुछ ही चंद सेकंड्स बचे हैं, अच्छी शुरुआत हो सकती है, जैसा कि आशीष हाईलाइट भी कर रहे थे, शुरुआत में जितना कमजोर एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है उतनी कमजोर शायद शुरुआत ना हो, कल की तरह आज भी 80 अंक ऊपर शायद खुल सकता है, सेंसेक्स 28 अंक की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल सकती है, इस तरह के संकेत इस समय मिलते हुए। इसके अलावा आज वेदांता के नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से पहले यहां पर करीब 1.5% का उछाल की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, केन इंडिया के नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं, इस तरह के संकेत मिलते हुए बाजार खुल चुका है, करीब 100 अंक से ज्यादा की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है, निफ्टी में भी देखिए 30 अंक की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, 8,360 के ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, 1/4% की बढ़त सेंसेक्स में देखी जा रही है, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव में आता हुआ बाजार 76 अंक ऊपर, लेकिन अभी भी सेंसेक्स बरकरार है। मिड कैप इंडेक्स ने भी अच्छी शुरुआत करी है, 1/4% से ज्यादा की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ 50 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला है, 8,333 का लेवल यहां पर देखने को मिलेगा। बढ़ने वाले शेयरों पर देखिए, वेदांता नंबर से पहले करीब 3% की तेजी यहां हो रही है, केन इंडिया भी करीब 1.25% मजबूत है, एचडीएफसी, यस बैंक, एचडीएफसी ने एक बाउंस दिखाया कल की गिरावट के बाद, तो ये बाजार को थोड़ी सी मदद कर रहा है। यस बैंक में भी देखिए 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है, आइडिया सेल्युलर भी 1% मजबूती के साथ खुला है, इन्फोसिस और टाटा मोटर जैसे स्टॉक्स में भी 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। आईटीसी ड्रैग कर रहा है, करीब 1.25% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप कुछ स्टॉक्स की बात करें तो आप पाएंगे डालमिया भारत, जिसका जिक्र कुछ देर पहले मेहरबून कर रहे थे, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 12% का शानदार उछाल इस स्टॉक ने दिखाया है। ताज जीवी के होटल्स घाटे से मुनाफे में आई है, ये भी कंपनी 7.5% का उछाल इसने दिखाया है। स्पाइस जेट में भी अच्छा मुनाफा कंपनी ने पेश किया, कल 6-7% बढ़ा था शेयर, आज 4% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आशीष, अगर आप देखें गुजरात एल्कली से कमजोर नतीजों पर भारतीय बाजार ने इसको नीचे की तरफ खींचा है, 4-4.5% की गिरावट यहां पर। बिल्कुल, तो एक अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों के एटलीस्ट 1/3% के आसपास बेंचमार्क्स यानी कि सेंसेक्स निफ्टी में बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में अब इंटरेस्टिंगली थोड़ी और बेहतर बढ़त देखने को मिलेगी, तो मिड कैप्स ऑलमोस्ट 0.5% के गेन्स के साथ, स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे 3/4% के आसपास की बढ़त उन पॉकेट में है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में ज्यादा बेहतर मोमेंटम लार्ज कैप से मुकाबले इस समय वो क्लियरली, हालांकि बहुत इनिशियल ट्रेंड्स है, लेकिन वो आज का मार्केट ब्रेथ आपको दिखाएगा किस तरह का स्ट्रांग मोमेंटम है। कौन सी पॉकेट्स में खरीदारी है? यूएस में कुछ हद तक भरोसा जागा था क्योंकि कमोडिटी मार्केट्स में खरीदारी आई थी, तो जो अब तक हम देख रहे थे पूरी तरह से रिस्क ऑफ ट्रेड्स है अक्रॉस इक्विटी क्लासेस, कल कमोडिटीज में जो साइंस ऑफ बाइंग थे उसके चलते मेटल्स आज देखिए आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। ऑटो एज अ पैक में खरीदारी देखने को मिल रही है। आईटी में आज सिलेक्टिवली हम देख रहे हैं बाइंग आती हुई। एफएमसीजी जिसके कई सारे आज फोकस में रहेगा, कई सारे नंबर्स आने वाले हैं, वीकेस्ट ट्रेंड्स के इंडिकेशंस हैं, वो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी कल सपोर्ट करा था, आज हालांकि अंडर परफॉर्मेंस है, एकदम फ्लैटिश हल्के हरे निशान के साथ इस समय बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ। शुरुआत 1/3% के आसपास ही बढ़त के साथ हुई थी बैंक निफ्टी की, तो ऊपरी स्तरों से अब वो पॉकेट दबाव बनाती हुई, और इसीलिए आप देखेंगे बेंचमार्क्स एकदम फ्लैटिश रुझान की तरफ धीरे धीरे मूव करते हुए। तो 1/3% से सेंसेक्स निफ्टी अब महज 15 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन की तरफ हम धीरे धीरे
मूव कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में मोमेंटम इंटैक्ट है। इसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है? पहले दिग्गजों से शुरुआत करना चाहूंगा। वेदांता, राजेश भी हाईलाइट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, खरीदारी करने के लिए मौके ढूंढने चाहिए, बहुत तगड़ा सेल ऑफ आ चुका है। आज नंबर्स है 2% की मजबूती, निफ्टी का टॉप गेनर। आईटी में खरीदारी की मैंने बात करी थी, एचसीएल टेक्स 1.25% के आसपास की मजबूती के साथ। मेटल्स में खरीदारी हाईलाइट करी थी, टाटा स्टील आपकी स्क्रीन्स पर आएगा, 1.25% के गेन्स है। कल आपको याद होगा पीएनबी में एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट तो नहीं कहनी चाहिए, एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज हुई थी, उससे स्टॉक में उछाल आया था। आज 1.5% की कमजोरी, निफ्टी का टॉप लूजर है। ओएनजीसी अभी भी कमजोरी के साथ ही कामकाज कर रहा है, 1.25% के आसपास का दबाव। अंबुजा सीमेंट्स, एशियन पेंट जैसे काउंटर्स में 1% के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड्स है। वायदा में क्विकली नजर डाल लीजिए कौन से स्टॉक्स हरकत में है। टाटा कम्युनिकेशन टॉप लूजर, कल नंबर्स आए थे, कमजोर थे, हालांकि लॉसेज रिड्यूस हुए, लॉसेज है 4.5% के आसपास की कमजोरी। ग्लेनमार्क, हेमंत ने बात भी करी थी, ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, 4% का दबाव है। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पीएनबी के साथ साथ ये तमाम पीएसयू बैंक आज 1.5 से 1.25% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। सन टीवी कल प्रेशर में आया था, आज वायदा में टॉप गेनर के तौर पे है, 3% के आसपास का मूव, बट बेहद वोलेटाइल है। पिडिलाइट की हेमंत ने बात करी थी, नंबर स्ट्रांग आए, 2.5% के आसपास का मूव है। एमटेक ऑटो, फंड रेजिंग को बोर्ड की मंजूरी मिली है मेरे ख्याल से, आज 2-2.5% के आसपास की मजबूती के साथ वो कामकाज करता हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों वाले शेयर, गुजरात एल्कली, नंबर्स कमजोर, 6% की पिटाई। टाटा कम्युनिकेशन की हमने बात करी, डीएलएफ रडार पे रखें, अब तो 95 रुपए पे आ चुका है, आज भी कमजोरी के साथ ट्रेड है, हालांकि आज फ्लैट लाइन के आसपास ही कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। कल प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई को छोड़ दे तो खरीदारी थी, आज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक एकदम सपाट हल्के हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए। डालमिया भारत अब 8% की मजबूती दिखाता हुआ। ताज जीवी के हेमंत ने बताया था मुनाफे में आया है, हालांकि मिनिस्क्यूल 10 लाख का मुनाफा है, स्टॉक 5.5% ऊपर है। एविएशन कंपनी से राह पे रखे, एक तो स्पाइसजेट मुनाफे में आया, दूसरा कतर एयरवेज ने कंफर्म करा है कि इंडिगो के साथ बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिगो ने कंफर्म करा है 10 से 15% स्टेक कतर एयरवेज को बेचने की बातचीत चल रही है, आईपीओ आना है, ये स्टेज रडार पे फोकस पे रखें। स्पाइसजेट 4.5% कल के 5% के मूव के बाद। जेट एयरवेज 5.25% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। गोदरेज कंज्यूमर 5-5.5% के आसपास के गेंस, और गोदरेज कंज्यूमर ध्यान रखें एफएमसीजी पैक के नंबर जरूर आ रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि कंपनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस डिलीवर करेगी और अक्रॉस सेगमेंट्स, सोप्स, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स, हेयर प्रोडक्ट्स, ये 3 सेगमेंट है शायद इस कंपनी के, तीनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ आ सकती है, इसीलिए आप देख रहे हैं स्टॉक में एक स्ट्रांग रिएक्शन इन नंबर्स से पहले। पीआई इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट, 2.5% की तेजी है। जेके टायर्स अपग्रेड आया है, मेरे ख्याल से इंडिया रेटिंग्स ने इसका एक नॉच रेटिंग बढ़ाई है, 1.5% के आसपास की तेजी के साथ यहां पे कामकाज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और स्पाइसजेट के तर्ज पर आप देखिए जेट एयरवेज में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। राजेश, ये बताइए, स्पाइसजेट में कल भी एक अच्छी रैली थी, आज 5% ऊपर है। अब एक्सपेक्टेशंस बाजार को ये भी हो गई हैं कि जेट के नंबर्स भी अच्छे आ सकते हैं, ट्रेड करना चाहेंगे इसे या अवॉइड करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जेट में एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जिसमें स्टॉप लॉस आपको जो रखना है वो 320-322 के आसपास रखना है। ओवरऑल देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरा सीरीज रादर इस महीने में जेट ने अच्छा बाउंस दिया है, और जिसका टेक्निकल टारगेट बनता है, जो लास्ट टारगेट हम लोग देख रहे हैं कि रफली 380-410 तक आ सकता है। सो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए एंड जेट में लॉन्ग इनिशिएट करिए। नितिन, आपने हाईलाइट करा था कि ऊपरी स्तरों से दबाव आएगा, इनफैक्ट वो अब नजर भी आ रहा है क्या, हालांकि बहुत इनिशियल ट्रेड्स है, पर क्या इन लेवल्स के आसपास भी शॉर्ट करने के मौके ढूंढूं निफ्टी को लेकर या बैंक निफ्टी को लेकर, जिसमें भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, या अभी थोड़ा वेट करना और वेट करना चाहिए? देखिए, निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन ही बनानी चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक आज देखिए जो 8400 की कॉल ऑप्शन है, निफ्टी अभी 30 पॉइंट ऊपर खुली और कल की क्लोजिंग 25 रुपए के आसपास कॉल ऑप्शन थी, और अभी वो कॉल ऑप्शन करीब 20 रुपए के आसपास है। यानी निफ्टी के ऊपर खुलने के बाद भी 8400 की कॉल ऑप्शन में राइटर्स काफी एक्टिव हो गए हैं, तो ऊपर बाउंस बैक अगर मार्केट में आएगा तो वापस आपको दबाव दिखेगा। तो मुझे लगता है जो आज का हाई है वो करीब 8385 के आसपास है, तो 8390 का भी स्टॉप लॉस फ्यूचर में रखें तो मुझे लगता है बिकवाली करनी चाहिए। पॉसिबल है कि वापस निफ्टी 8310 की तरफ एक और आनी चाहिए। ऑलराइट, आप इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। आज के सत्र में पीआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स अच्छे आए, गल्फ ऑयल के नंबर्स के बाद आज यहां पर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ आप देख रहे हैं। लेकिन एक राय आपसे लेना चाहूंगा पावर कंपनियों के ऊपर। मेहरबून, हमने देखा कल क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा है कि 46,000 मेगावाट के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो दरअसल वायबिलिटी इश्यूज अभी भी फेस कर रहे हैं, और जिन बैंक से उनको कर्ज दिया है वो कर्ज भी एक उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, करीब 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज रिस्क पर है।
आप कैसे देखते हैं इस सबको और आपको क्या चिंता है इस सेक्टर को लेकर? आई थिंक चिंता तो डेफिनेटली है, सबको है। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी में विश्वास रखते हो, ये गवर्नमेंट में विश्वास रखते हो, मानते हो कि अल्टीमेटली ग्रोथ विल कम बैक, तो दो सेक्टर है जहां पे कोई बुल खड़ा नहीं है, सब मंदी वाले हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पावर सेक्टर जी। इसमें कहीं पे आपको जाके कॉन्ट्रा बाइंग करना जरूरी है। अगर जीडीपी ग्रोथ आना है, इट कैन नॉट हैपन विदाउट पावर स्पेस, कैन नॉट हैपन विदाउट पीएसयू बैंक्स। आज मैं जो कह रहा हूं शायद लोग समझेंगे क्या कह रहा है, क्योंकि सब लोग इस दोनों सेक्टर्स को धिक्कारते हैं, पर अल्टीमेटली आई बिलीव बिग मनी इज मेड व्हेन देयर इज नो बुल लेफ्ट इन द मार्केट। और ये दो स्पेस में आज कोई भी तेजी की बात करने को तैयार नहीं, तो समवेयर आई फील देयर इज गोइंग टू बी अ सुपर अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। और इसमें अगर आप दो स्टॉक मुझे पूछो जहां पे डिस्क्लोजर है कि वी आर स्लोली टेकिंग एक्सपोजर फॉर अवर क्लाइंट्स, एक है अडानी पावर और एक है सुजलॉन। ये दोनों स्टॉक आज के लेवल पर इफ यू आर रेडी फॉर अ 10% डाउनसाइड, जो ज्यादा कुछ नहीं है एब्सोल्यूट टर्म्स में, दे कैन पॉसिबली गिव यू 100-200% एप्रिसिएशन ऑल्सो ओवर द नेक्स्ट 2-3-4 years, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट इंडिया एज एन इकोनॉमी will come up. It will take time, but it will happen. और पावर सेक्टर will come into focus. और पीएसयू बैंक्स में कौन से दो स्टॉक्स होंगे? डिफिकल्ट है कि पीएसयू बैंक्स में अगर आप मुझे पूछो तो व्हाट विल आई प्रेफर? आई विल प्रेफर एज अ कॉन्ट्रा बैक पंजाब नेशनल बैंक, डिस्पाइट स्टेटिंग दैट इट कैन कम डाउन टू 120 अल्टीमेटली, बट कुड बी मच 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 हायर। और इसमें एक इवेंट रिस्क है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसयू बैंक्स। जो दिन वो होता है, I promise you the stocks will be at least 10-20% higher than where they are. तो कैबिनेट की कुछ बैठकों पर नजर बनाकर रखी जाए। अमाउंट पिछले 2-3 बार से ये बात चल रही है कि अमाउंट जो है थोड़ा कम है, 12,000 करोड़ रुपए का खाली। इट्स वेरी लेस अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन आज जो रिपोर्ट्स फैल रहे हैं, आई थिंक व्हाट वी आर हियरिंग इज कि डिविडेंड फॉरगो करेगी गवर्नमेंट, नॉन कोर एसेट्स बिकवाएगी। तो अल्टीमेटली इफ दिस प्रॉब्लम इज एड्रेस्ड, आई कैन प्रॉमिस यू इट विल बी अ गुड positive for the GDP growth of the country and very positive for the PSU bank stocks and the valuation. एक बैंक PNB होगा और दूसरा PNB मैं कहूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दिग्गजों पे बेट करना चाहेंगे और दिग्गजों पे करेंगे, बट मैं फिर से कहूंगा देयर इज नो हरी टू बाय इनटू देम। इट इज नॉट नेसेसरली शॉर्ट टर्म बेट, बट शायद 2 साल 3 साल के बाद आप देखेंगे, आप कहेंगे ओ 2015 में मुझे ये भाव में ये स्टॉक मिलता था और मैंने लिया नहीं था। अभी नहीं लिया तो कल से चढ़ते हुए दिखेगा, आज ले लिया तो फिर मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 140 में पीएनबी लेते हो और 120 देखने को तैयार नहीं होते हो, देन आई डोंट थिंक यू शुड। आप थोड़ा सा डाउनसाइड के लिए तैयार हैं, ब्रेसअप करें। डाउनसाइड भी पूछ लेते हैं, चार्ट्स पर कैसी लग रही है। राजेश ये बताइए, आज हमने देखा सीएलएसए ने भी कहा है पीएनबी को खरीदिए, आउट परफॉर्म रेटिंग उन्होंने अपनी मेंटेन करी है। उनको लग रहा है कि स्लिपेजेस जिस तरह से घटे हैं, टॉप लाइन ईपीएस हालांकि उन्होंने 4% घटाया है अपना, लेकिन ये बताइए किन स्तरों पर पीएनबी एक अच्छा बाय है? आपको क्या लगता है कहां तक आए तो खरीदें? देखिए, मुझे लगता है कि पीएनबी इनफैक्ट रादर अगर आप देखो तो पीएसयू सेक्टर बैंकिंग कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। जैसे मेहरबून जी कह रहे थे कि पावर सेक्टर एंड पीएसयू इन्होंने लोगों ने इसको डिसाइड कर लिया कि इसको लेना ही नहीं है, और इसी में मुझे लगता है कि इसी में उसमें बाय बनता है। एज फार एज पीएनबी इज कंसर्न, मुझे ऐसा लगता है कि पीएनबी यहाँ पे थोड़ा और सबड्यूड हो सकता है। करंटली इट इज एट 142। प्योरली टेक्निकली देखें तो मैं यहाँ पे मंथ ऑन मंथ चार्ट देख रहा था पीएनबी का, जिसका सपोर्ट बनता है रफली 100 रुपीज के आसपास। वेराज अगर आप डेली चार्ट देखो तो सपोर्ट बनता है रफली 120 के आसपास। सो यू कैन से एक्यूमुलेशन करे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर लॉन्गर टर्म खेलना है पीएनबी तो 120 के आसपास अगर आता है तो वहां से मुझे लगता है एक्यूमुलेशन चालू करना चाहिए। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग पीएनबी और पीएसयू सेक्टर में अगर फिर से पुल बैक आता है तो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथली चार्ट, सो इट्स ए ईयर ऑन ईयर चार्ट। यू कैन से 200-220 तक के टारगेट आ सकते हैं। सो यू कैन से यहाँ से अगर 120 में लेते हैं और 1-2 साल का होराइजन के हिसाब से लेते हैं तो मुझे लगता है 200-210 के टारगेट आने चाहिए। आपकी बात शायद आरबीआई डिप्टी गवर्नर साहब भी सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स के जो Q1 अर्निंग्स हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि सिचुएशन बैड लोन्स को लेकर इंप्रूव कर रही है। तो डिप्टी गवर्नर साहब भी देखिए, वो इस समय जो स्टेटमेंट इस समय अभी आया है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सिचुएशन सुधर रही है। वो पीएनबी से क्यों ले रहे हैं, बीओआई से क्यों नहीं ले रहे हैं? चलिए पूछते हैं एफएनओ में कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। बताइए नितिन, कौन सा शेयर है जिस पर आप भरोसा करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदना हो पीएसयू स्पेस में? देखिए, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए एफएनओ में ये बड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर
पीएसयू स्टॉक में देखना है तो पीएनबी का डेटा पॉजिटिव हुआ है, दो की स्टॉक डाउन है, बट पीएनबी का जो डेटा देखेंगे वो रोलओवर्स अच्छे हो रहे हैं और अगली एक्सपायरी में मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक इसमें मिलना चाहिए। और पीएसयू में पीएनबी और एसबीआई ये दो स्टॉक हैं जिसमें कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी आप अच्छे से कर सकते हैं। कवर्ड कॉल का मतलब हुआ कि आप फ्यूचर लेकर के ऊपर की कॉल बेचते रहें, तो उस केस में डाउन साइड लिमिटेड हो जाता है और आपको प्रीमियम्स भी मिलते रहते हैं। ओके अच्छा मेहरबून, एक स्टॉक मारुति, कहना एक्सपेक्टेशंस कुछ भी हो, स्टॉक अच्छा स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस कंपनी ने घोषित करे, FY16 की पाइपलाइन बड़ी इंकरेजिंग है, पर हैविंग सेड दैट ये भी बात है कि वैल्यूएशन के फ्रंट पे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है। 15 टाइम का शायद हिस्टोरिकल था, 16.5 पे कंपनी इस समय कामकाज कर रही है। कैसे अप्रोच करूं मारुति को, और क्या अगर एक लॉन्ग टर्म बेट के तौर पे मारुति को पोर्टफोलियो में अभी भी रखना शुमार करना बनता है? पिछले 1.5 साल का स्टॉक परफॉर्मेंस देखो तो सलाम मानना चाहते हैं, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। जब वो सारे कंसर्न्स थे वो गुजरात प्लांट को लेकर आए थे, मेरे ख्याल से वही मौका था स्टॉक में खरीदारी करने का। 1500 का भाव था। बिल्कुल ठीक, और मैं इसमें मैं भी गिल्टी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं 200 रुपए से मैं कहता था टाटा मोटर्स 500 में भी कहा टाटा मोटर्स, एंड टाटा मोटर्स हैज एब्सोल्युटली अंडर परफॉर्म्ड इन द लास्ट 6 months versus मारुति which has performed। तो आपका सवाल आज के लेवल में क्या करना चाहिए? आई थिंक इफ आई एम एन इन्वेस्टर इन मारुति आई विल फील हैप्पी विद माय स्टॉक परफॉर्मेंस एंड आई विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। एडिशनल पैसा मैं फिर से कहता हूं, और मैं जिद्दी नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। रिस्क रिवॉर्ड के एंगल से आई वुड प्रेफर टाटा मोटर्स टू मारुति। आज टाटा मोटर्स में कंसेंसस बहुत ही कम हो गई है, पर सब हिंदुस्तान आते हैं इसीलिए क्योंकि डोमेस्टिक स्टोरी है, इसीलिए हिंदुस्तान आते हैं। ये कंपनी यहां से बाहर पैर जमाने चली गई, अब वो ज्यादा एक ग्लोबल कंपनी एक एमएनसी एंटिटी के तौर पर ट्रीट होती है। तो टाटा मोटर्स क्या वाकई आपको लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है, पर बाकी का अपसाइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे पाएगी? जो अगर मैं ऑनेस्टली, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे ये स्टॉक 200 में पसंद था लेकिन 500 में भी पसंद था, तो आज 380 में तो डेफिनेटली पसंद करूंगा फंडामेंटली। और रही बात आई थिंक चाइना एंड यूरोप की जो थिंग, आई थिंक ऑनेस्टली आई थिंक इट्स ओवरस्टेटेड। I had a pleasure of having gone through a report of around 256 pages of a leading international house on Tata Motors। अगर आप रिपोर्ट को पढ़ते काफी टाइम निकल गया, काफी दिन निकल गए, अगर आप रिपोर्ट को पढ़ते हो आप समझते हो कहीं पे एक अच्छी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आई है। और मैं कहूंगा कि जिसने 450 में भी टाटा मोटर्स लिया हो, आई थिंक ही इज गोइंग टू मेक मनी। तो दोनों पसंद है, टाटा मोटर्स ज्यादा बेहतर आउट परफॉर्मेंस एट द प्राइस टाटा मोटर्स। चलिए फिलहाल ये रहा इन दोनों ही शेयरों पर, लेकिन वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। राजेश, मेहरबून, नितिन, आप तीनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस शो में आने के लिए। बाजार पर नजर रखिए, जैसा कि हम कह रहे थे उछाल के साथ खुलेगा जरूर, लेकिन उन लेवल्स पर क्या टिकेगा, यही बड़ा सवाल था इस शो की शुरुआत में, और आप देखिए टिक नहीं पा रहा है। 8 अंक की मामूली सी बढ़त रह गई है निफ्टी में, दिन के निचले स्तर पर इस समय कारोबार करता हुआ बाजार 100 अंक ऊपर खुला जरूर था सेंसेक्स, लेकिन ये भी देखिए टिका नहीं है। एफआईआईज ने जिस तरह से बिकवाली करी है और हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे थे कि वो इससे चिंतित हैं, आप देखिए ऐसा ही आज होता हुआ नजर आया। फिलहाल वक्त है ब्रेक के बाद हमारे साथ सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के कुंज बंसल जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे वो कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को इन लेवल्स पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और जैसे हम डिस्कस करते हैं अपने तमाम एक्सपर्ट्स से, सबका यही मानना था कि शायद कमजोरी के साथ ही कामकाज होगा। तो ग्लोबल मार्केट की तर्ज पर हमें शुरुआत तो बेहतर मिली, लेकिन उन लेवल्स को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास कामकाज करते हुए निफ्टी में महज एक सिंगल डिजिट 9 पॉइंट के आसपास के गेन या बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ। सेंसेक्स में सिर्फ 38-39 अंक के आसपास की मजबूती है। 8350 के अब हम नीचे निफ्टी में कामकाज करते हुए। बैंक निफ्टी एकदम सपाट हो चुका है, 1/3% के आसपास की बढ़त थी। बस अच्छी बात यह है कि ब्रॉडर मार्केट्स में मोमेंटम इंटैक्ट है। मिड कैप्स आधे % का गेन्स दिखा रहे हैं। मार्केट ब्रेथ उस बात का पुख्ता करती है कि 1:2 का रेशियो है, और एक गिरने वाले के सामने 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बाजार में इस समय बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो शायद सिलेक्टिवली ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग है, बेंचमार्क्स कुछ हद तक लूज इन आउट करते हुए। हमारे साथ अब मार्केट्स पे आगे की दशा और दिशा कैसी रह सकती है, हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स पे फोकस करें, आगे का आउटलुक कैसा नजर आता है, इन सब पे बातचीत करने के लिए सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के ईडी और सीआईओ मिस्टर कुंज बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंज जी, स्वागत है सीधी सी आवाज पर आपका। सर, बड़ा वोलेटाइल हो रहा है भारतीय बाजार, इनफैक्ट ग्लोबली इक्विटीज बड़ी वोलेटाइल हो रही है। 8350 के आसपास के लेवल्स अपने रीसेंट हाई से अब तो अच्छा खासा करेक्शन भी कहना चाहिए हम दिखा चुके हैं इंडियन मार्केट्स में। कैसे देख रहे हैं आप ये रीसेंट फॉल आया है, ये जो नर्वसनेस आई है, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं और यहां से चाल कैसी देख रहे हैं सर?
जी हाँ, अगर हम देखें कि जो मार्च तक वन वे तेजी चल रही थी तो उसके बाद पिछले करीब 4-5 महीने से ऑन अ वेरी ब्रॉड बेसिस इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी कहें या उसको रेंज बाउंड मूवमेंट कहें तो नीचे में निफ्टी 7,900 भी गया है और अभी रीसेंट पास्ट में पिछले हफ्ते में 8,600 भी गया था और वहां से अभी फिर से करेक्शन आ गया है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर बढ़ता जाता है तो हम लोग शायद रिस्क को टेम्परेरीली भूल जाते हैं और जैसे ही बाजार नीचे आता है तो फिर से याद आती है कि हाँ ये रिस्क तो अभी भी है। तो मुझे लगता है वो एक फेनोमेना है जो ध्यान में रखना चाहिए कि अभी भी ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी बहुत रिस्क हैं। तो ये एक रिस्क और पॉजिटिव फैक्टर्स के बीच में जो लड़ाई है वो चलती रहेगी। कल एक्सपायरी है तो मुझे लगता है एकदम बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखें तो आज और कल तो मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई ऐसी एकदम से तेजी आएगी, पर उसके बाद अगले हफ्ते से फिर से हम थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट में देख सकते हैं और उसमें जो रिजल्ट आएंगे वो एक फैक्टर रहेगा जो मार्केट को ड्राइव करता रहेगा इंडिविजुअल कंपनी वाइज। और मार्केट के पूरे डायरेक्शन के लिए डोमेस्टिक फैक्टर्स में से मॉनसून की प्रोग्रेस जो अब तक बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, शायद नॉर्मल नहीं है पर बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, वो एक फैक्टर रहेगा जो ड्राइव करता रहेगा और एक ग्लोबल फैक्टर्स ड्राइव करते रहेंगे। तो नेट नेट फिर भी मुझे लगता है कि अगर एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का मार्केट पे कॉल लेना हो तो वो रेंज बाउंड ही रहेगा और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। क्योंकि कुछ आपने प्रोज एंड कॉन्स दोनों गिना दिए, रिस्क भी बताए, पॉजिटिव भी बताए, इस समय पलड़ा किसका ज्यादा भारी नजर आ रहा है आपको? तो मैं इंडेक्स लेवल के बजाय गवर्न होने के उसके उल्टा जाना चाहूंगा। तो क्योंकि इंडेक्स लेवल अभी रीसेंट पास पिछले हफ्ते के हाई से ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4 से 5% का करेक्शन हो चुका है, 3 से 4% का, तो मुझे लगता है अभी पॉजिटिव फैक्टर्स के फेवर में ज्यादा बाजार है। और जैसे मैंने कहा अगर एक बार कल की एक्सपायरी जब निकल जाएगी तो उसके बाद इमीडिएट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट वापस आना चाहिए। कुंज ये बताइए कि सबसे बड़ा इवेंट जो ग्लोबली इस समय हमारे सामने खड़ा है वो है एफओएमसी की बैठक का आउटकम। आपकी अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? इससे क्या बाजार को टाइमिंग और पेस ऑफ रेट हाइक को लेकर कुछ आज संकेत मिल सकते हैं क्या? तो जैसा हम सभी जानते हैं कि ये इशू बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से डिस्कस हो गया और अगर मैं बाजार के टर्म्स में बात करूं तो ग्लोबल मार्केट में और उससे भी ज्यादा इंडियन मार्केट में तो कम से कम 5-6 बार डिस्काउंटिंग हो चुकी है इस इशू की पिछले 1-1.5 साल का अगर हम पीरियड लें तो मुझे लगता है कि एक तो इस इमीडिएट आज या कल का जो आउटपुट आएगा उसमें तो हाइक नहीं आएगा, बट एक जो सितंबर में हाइक आने का एक्सपेक्टेशन है वो बरकरार रहेगा। और अगर हम पिछले हफ्ते के अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स देखें तो वो भी काफी इंप्रूव्ड थे, तो उस हिसाब से यूएस इकोनॉमी की एक जो ग्रोथ पिकअप की एक्सपेक्टेशन है वो शायद एटलीस्ट कुछ फैक्टर्स को मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स को लेके तो इन लाइन है और उसके चलते हो सकता है सितंबर में यूएस फेड हाइक कर दे। तो मुझे नहीं लगता आज या कल में उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, बट सितंबर में जब एक्चुअल हाइक आएगी तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन फिर से मार्केट में आ सकता है जो एक सेंटिमेंटल करेक्शन होगा। मुझे नहीं लगता उसका कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे इंपैक्ट होगा और वो शॉर्ट टर्म करेक्शन जब भी मिलेगा जैसे अभी भी मिला हुआ है तो वो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी ही रहेगी इंडियन मार्केट में, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। कुंज जी आपने इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स की बात करी थी जो इंडियन मार्केट्स को ड्राइव करेंगे, दो मेरे जहन में आते हैं। एक तो पार्लियामेंट हो सकता है, लेकिन वहां पे तो बड़ा मुश्किल है कि शायद कामकाज बहाल हो या कुछ पॉजिटिव संकेत एटलीस्ट इमीडिएट टर्म में आए। तो दूसरा इमीडिएट ट्रिगर हो गया अगले मंगलवार को जो क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट आएगा, क्या उसमें कोई लाइकलीहुड है जो पॉजिटिव साइड में ट्रिगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या दरों में कटौती एक्सपेक्टेड है इस बार? आप ऐसा कुछ मान के चल रहे हैं और बाजार इस बात को क्या डिस्काउंट कर रहा है? तो अगर हम दोनों फैक्टर्स को लें तो बाजार पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से कोई भी आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। ये बात मैं एक बार और एम्फेसाइज कर दूं हमारे सुनने वालों के लिए। तो जीएसटी अगर हुआ तो बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज हो जाएगा। जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोल दिया कि अगर कुछ भी हो जाता है, अगर 1-2 बिल भी अच्छे सिग्निफिकेंस के कंट्री या इकोनॉमी के लिए पास हो गए लोकसभा में भी तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो फैक्टर तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, उसकी वजह से जो नेगेटिविटी होनी थी वो हो चुकी है। क्रेडिट पॉलिसी जो 4 अगस्त को है, मुझे नहीं लगता उसमें बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई इंटरेस्ट रेट कट आएगा और मुझे पर्सनली भी नहीं लगता कि आएगा। अगर आता है तो वो एक पॉजिटिव सरप्राइज होगा और वो बाजार को इमीडिएट 2-3% का ऊपर का मूवमेंट दे देगा। पर जैसा मैंने कहा कि एक तो लगता नहीं है और दूसरा बाजार जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो 0 चेंज इन इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर रहा है। ऑलराइट, ये बताइए कुंज, जिस तरह से हम एक खबर देख रहे थे कि
क्रिसिल ने कहा है कि 4600 मेगावाट के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर बड़े सवाल हैं, वो वायबिलिटी के इश्यूज वहां पर उठाए जा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे? 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज भी बताए जा रहे हैं कि इनके ऊपर भी सवालिया निशान है। पावर सेक्टर पर आपका व्यू क्या है और इस रिपोर्ट को आपने कैसे देखा? तो ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी में जो पिछले 5-6 साल का हम स्लो डाउन बोले या लैक ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बोले या लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज बोले, तो उसका कुछ सेक्टर्स पे तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है और उसमें से पावर सेक्टर एक है। इनफैक्ट न सिर्फ पावर सेक्टर, अगर हम जो कंटिन्यूड रिजल्ट्स आए हैं स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक से, इंक्लूडिंग कल भी 3-4 बड़े डिसेंट साइज के बैंक्स के नंबर्स थे और उनमें जो हम एनपीए के नंबर्स, रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स के नंबर्स, स्लिपेज के नंबर्स देखें तो वो एक क्लियर रिफ्लेक्शन है कि एक ब्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर और उसमें कमोडिटीज भी हम मिला लें, कुछ चाइना के डिमांड कम होने की वजह से, कुछ अदर डोमेस्टिक फैक्टर्स और ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से स्टील वगैरह जैसे सेक्टर में, तो इनमें काफी स्ट्रेस है। बट मैं अगर वापस पावर सेक्टर में आऊं तो पावर सेक्टर इस टाइम एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से 2 हिस्सों में बढ़ गया है, एक पावर जनरेशन और एक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे लगता है पावर जनरेशन में जो स्ट्रेस है वो चालू है, अभी भी गवर्नमेंट सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, बट एट द सेम टाइम पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत एक्टिविटी इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले 6-7 महीने में। और ये जब हम पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से इंटरेक्ट करते हैं या और दूसरे नंबर्स या पॉलिसीज का अध्ययन करते हैं तो बहुत क्लियरली आता है और ये रिफ्लेक्ट भी हुआ है उन कंपनीज जो लिस्टेड स्पेस में है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके शेयर प्राइस परफॉर्मेंस और उनके क्वार्टरली नंबर्स में भी। तो मुझे लगता है वहां पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो चालू रह सकती है, पर पावर जनरेशन में अभी थोड़ा स्ट्रेस है और रहेगा। ओके, तो पावर सेक्टर, पावर जनरेशन में थोड़ा स्ट्रेस है और वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। कुंजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। अभी लेंगे एक ब्रेक। पावर सेक्टर की सवाल उठाया था हेमंत ने और इसी सेक्टर की चिंताओं पर होगा हमारा फोकस। क्रिसिल की जिस रिपोर्ट की बात करी थी हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिसिल रेटिंग्स के सीनियर डायरेक्टर सुदीप सुराल साहब होंगे और साथ ही डेलॉयट इंडिया के सीनियर डायरेक्टर देवाशीष मिश्रा भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं पहला सौदा। बाजार पर नजर डालिए, एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह से दुनिया भर के बाजार देखिए वॉलेटाइल है, भारतीय बाजारों को भी वहीं से क्यूज मिल रहे हैं। 73 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स, 19 अंक की बढ़त निफ्टी में देखी जा रही है। 8,350 के इर्द गिर्द निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। मिड कैप्स में ज्यादा अच्छी तेजी, स्मॉल कैप्स उससे ज्यादा मजबूती के साथ इस समय कारोबार कर रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आज, वो है पावर सेक्टर को लेकर चिंता। जी हां, 46,000 मेगावाट के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो वायबिलिटी इश्यूज हैं वहां पर। इस तरह की रिपोर्ट क्रिसिल ने पेश की है। 75,000 करोड़ रुपए के जो कर्ज हैं जो पावर सेक्टर को दिए हुए हैं उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान बना हुआ है। कितनी चिंता की बात है, विस्तार से इस पर बात करते हैं। हमारे साथ सुदीप सुराल जी जुड़ चुके हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं क्रिसिल रेटिंग्स के, और देवाशीष मिश्रा सीएनबीसी आवाज पर हमारे खास मेहमान, एक्सपर्ट, और ये सीनियर डायरेक्टर हैं डेलॉयट इंडिया के। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले देवाशीष, आपसे राय लेना चाहूंगा। ये बताइए, हम देख रहे हैं स्टील सेक्टर के ऊपर जिस तरह से एक्सपोजर बैंकों का काफी बड़ा था, उसको लेकर पहले सवाल उठ रहे थे, और अब पावर सेक्टर के लिए भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कितनी चिंताजनक बात आपको लगती है ये तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक नहीं हो रहा है और बैंक्स के पास पैसा वापस नहीं आ रहा है, और जो पैसा लगा हुआ है ये प्रोजेक्ट्स में वो अर्निंग्स नहीं हो रहा है उनका। जैसे ये रिपोर्ट तो मैंने पढ़ा नहीं हूं, पर आज न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट के जो आए हैं उसमें यही बताया गया है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, या फ्यूएल नहीं है, या एसीबी खरीद नहीं रहा है, इसके चलते जो है ये प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए हैं पर इनका अर्निंग शुरू नहीं हुआ है। तो अर्निंग शुरू नहीं हुआ है तो बैंक्स का जो डेट है वो सर्विस नहीं हो पा रहा है। तो ये देखने में आ रहा है, पावर में देखने में आ रहा है, और स्टील में भी आप देखिए अभी विश्व बाजार में धीमी आ गई है और ओवर कैपेसिटी इंडिया में, डिमांड नहीं बढ़ रहा है। ये दोनों चीजें हो रहा है कि जो एसेट कंप्लीटेड है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड है, पर वो सर्विस नहीं हो पा रहे, वो बहुत ही चिंता की बात है। ओके, सुदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने एक्चुअली रिपोर्ट निकाली है क्रिसिल से, और ये रिपोर्ट आज चर्चा में है क्योंकि 46,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट वायबिलिटी इश्यूज फेस कर रहे हैं, यानी कि दिक्कतें हैं उनके सामने। सुदीप जी, सबसे पहले तो बताएं ये आंकड़ा आपने कैसे निकाला और
क्या इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं, क्यों अभी भी चैलेंजिंग सिनेरियो इन पावर एंटिटीज के सामने बना हुआ है या इस सेक्टर के सामने बना हुआ है? जो 46,000 करोड़ मेगावाट की जब हम बात कर रहे हैं, ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ये दो हिस्सों में इनको हम बांट सकते हैं। इसमें से 36,000 मेगावाट जो है वो कोल बेस्ड थर्मल कैपेसिटीज हैं और बाकी 10,000 मेगावाट गैस बेस्ड थर्मल कैपेसिटीज हैं। जो 36,000 मेगावाट कोल बेस्ड कैपेसिटीज हैं उनमें जो मुद्दे हैं, 3 प्रमुख मुद्दे उनमें हैं। पहला मुद्दा जो आपने बताया, जो डिस्कॉम्स हैं वो पावर परचेज एग्रीमेंट्स लॉन्ग टर्म पीपीएज साइन नहीं कर रही हैं, ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि हमने देखा है कि पिछले कई सालों में जो एग्रेसिव बिडिंग हुआ है इन प्रोजेक्ट्स को बैक करने के लिए, और वेरी रिसेंटली जब हमने देखा कि कोल ब्लॉक ऑक्शन जब हुए हैं, एक बार फिर से एग्रेसिव बिडिंग हुआ है कोल ब्लॉक्स को बैक करने के लिए। तो ये दूसरा रीजन है कि 36,000 मेगावाट जो है उसको वायबिलिटी इश्यूज उसमें आ रही हैं। और तीसरा जो मुद्दा है वो फ्यूल अवेलेबिलिटी है। तो ये दोनों कोल और गैस में है। हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं कोल अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। गैस में भी हमने देखा है कि एक सब्सिडी स्कीम आई है जिसमें आरएलएनजी जो के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो पीएलएफ्स हैं, जो नए जो प्लांट्स हैं 2009-10 के बाद जो प्लांट्स लगे हैं उनके जो पीएलएफ्स हैं वो सब ऑप्टिमल रहेंगे। तो ये 3 मुद्दे हैं जिनकी वजह से ये 46,000 मेगावाट जो है वायबिलिटी इश्यूज फेस कर रही है। ओके, तो ये थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरी तरह से 46,000 मेगावाट के, जिनमें दिक्कतें सामने आ रही हैं। देवाशीष, जैसे सर भी हाईलाइट कर रहे थे, सुदीप जी भी हाईलाइट कर रहे थे कि सरकार ने स्टेप्स उठाए हैं। जहां तक कोल अवेलेबिलिटी की बात है, हमने तो बड़ी तारीफ करी थी कि बड़े रिकॉर्ड टाइम में बड़े क्लीन प्रोसेस के जरिए वो पूरा प्रक्रिया कंप्लीट करी गई। तो कुछ हद तक वो इश्यूज कम होने चाहिए थे, अभी भी इश्यूज, और क्योंकि इस मोदी सरकार का फोकस रहा है पावर जनरेशन पे, पावर बड़ा एक थ्रस्ट एरिया बताया गया था, उसके बाद भी क्या वाकई इतना चैलेंजिंग सिनेरियो है? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो मैक्सिमम कोल तो कोल इंडिया से अभी भी आता है, उस सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। आप देखे होंगे कि कोल इंडिया वॉल्यूम्स बढ़े हैं, उसके बहुत वॉल्यूम्स बढ़े हैं और ये पहला 3-4 महीने में तो डबल डिजिट में ग्रोथ हुआ है। तो उससे काफी सिचुएशन बेटर हुआ है। और आप आज के डेट में देखें और लास्ट ईयर इसी टाइम पे थर्मल प्लांट्स में जो कोल की अवेलेबिलिटी है वो सर्टेनली इंप्रूव हुआ है। पर जो दूसरा कैटेगरी है जो कैप्टिव कोल वाली थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने सब कैंसिल कर दिया था, उन्होंने ऑक्शन भी हुआ था, वो हैंडओवर प्रोसेस अभी तक पूरा हुआ नहीं है जो नए ओनर से। तो लैग के साथ होगा, लेकिन हालात इंप्रूव हो गए। फ्यूल साइड में तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुआ है, पर प्रॉब्लम ये है कि अभी एसीबीज के पास पैसा नहीं है स्पॉट मार्केट में भी पावर खरीदने के लिए। इनफैक्ट वो एनटीपीसी जैसी दिग्गज कंपनी से जब बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे हम पावर जनरेट कर रहे हैं, खरीदार नहीं है बाजार में। हाँ। तो ये क्या पूरी तरह से वो जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनकी वित्तीय हालत को लेकर इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं? हाँ, उसी को लिंक्ड है, जिसने उसने रिपोर्ट में बताया कि वो ना तो लॉन्ग टर्म पावर खरीद रहे हैं ना शॉर्ट टर्म पावर खरीद रहे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है। इन सब दिक्कतों की वजह से बेचारे बैंक्स जो हैं वो परेशान हैं। हाँ। मैं इस पर एक राय लेना चाहता हूं, आपने ये रिसर्च करी है सुदीप, ये बताइए ये इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा हैं, पीएसयू बैंक ज्यादा हैं, कौन से बैंक्स का एक्सपोजर है, अगर वो हमें नाम दे सकें आप? बैंक्स में आने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कोल अवेलेबिलिटी की जो बात हो रही है उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट है वो जो इम्पैक्ट कर रहा है पीएलएफ को, वो मार्जिनली इंक्रीज कर रहा है पीएलएफ। और जहां तक कैप्टिव कोल ब्लॉक्स का सवाल है, कैप्टिव कोल ब्लॉक्स का जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से 2016-17 में ही आएगा। और हमारा जो अनुमान है उसके मुताबिक जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आज करीब 5% है, वो इंक्रीज करेगा 10% तक 2016-17 तक। तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। जहां तक बैंक्स का सवाल आपने उठाया है, इनमें हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो है एक्सपोजर जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कम है। और ये जो 46,000 मेगावाट की जो बात हो रही है, तो इसमें जो डेट है, ये पूरा डेट जो है हम ये नहीं मानते हैं कि ये पूरा डेट
होगा, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिनमें जो पेरेंट सपोर्ट होगा, स्पॉन्सर सपोर्ट होगा, कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जहां पे रिस्ट्रक्चरिंग द्वारा जो है वायबिलिटी और कैश फ्लो में थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। तो इनमें से सारे के सारे जो हैं वो ऐसा नहीं होगा कि बैंकिंग सेक्टर को इनमें से प्रॉब्लम होगा। ओके, चलिए सुदीप जी, देवाशीष जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पावर सेक्टर में दिक्कतें हैं, हालात इंप्रूव होंगे, थोड़ा समय लगने वाला है, थोड़ा लैग के साथ वो इंप्रूवमेंट आएगा। तो इस समय तो ये 46,000 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट है ये ऑब्वियस है दिक्कतों में आपको नजर आएंगे। चलिए, इस बीच सेंसेक्स निफ्टी में 1.4% के आसपास की बढ़त, तो जो फ्लैटिश लाइन की तरफ हम बढ़ रहे थे वहां से वापस एक पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ, अच्छी बात, क्योंकि ग्लोबल क्यूज के तरफ पे भारतीय बाजार कुछ पॉजिटिव साइड में रिएक्ट करते हुए। लेकिन चलिए, अब वक्त है, हो गया है आज का जैकपॉट शेयर बताने का। चलते हैं हमारी सहयोगी सोनम मेहता के पास आज का जैकपॉट शेयर जानने के लिए। आज का जैकपॉट शेयर है मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज। ये दिग्गज टू व्हीलर ग्रुप हीरो का एक हिस्सा है, बल्कि इंडिया की एक लीडिंग ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी एग्जॉस्ट सिस्टम्स बनाती है टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के लिए, बल्कि दुनिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एग्जॉस्ट सिस्टम्स के लिए, जो दिन में पर डे लगभग 22,000 सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही व्हील के लगाने वाले स्पोक रिम्स और स्टील व्हील रिम्स को भी यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। लगभग 10,000 स्पोक रिम्स और स्टील व्हील रिम्स बनाने की ताकत रखती है कंपनी। फ्यूल टैंक्स और सीट फ्रेम्स भी बनाती है टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और पैसेंजर कार्स के लिए। सबसे ज्यादा यहां पर सप्लाई इन्हीं कंपनीज को होता है। और मुंजाल ऑटो साइड स्टेप्स भी बनाती है एसयूवीज के लिए। दिग्गज कंपनियां इनके क्लाइंट बेस में शामिल है। टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, दिग्गज कंपनी होंडा मोटरसाइकिल जिसके शेयर में जबरदस्त उछाल दिखाई दे रहा है, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो जैसे क्लाइंट्स भी इनके शामिल है। डोमेस्टिक मार्केट प्लेयर्स थ्री व्हीलर्स में महिंद्रा और बजाज ऑटो इनके दिग्गज क्लाइंट्स है। तो क्लाइंट का लिस्ट तो कंपनी का जबरदस्त दिखाई दे रहा है। अब पेरेंटेज की बात करें तो कंपनी का भरोसा या फिर प्रमोटर्स का भरोसा कंपनी पर इतना बना हुआ है कि उनका हिस्सेदारी कंपनी में 75% पर है। जो सेबी के रूल्स होते हैं उनके एग्जैक्टली 75% पे प्रमोटर्स का हिस्सा बना हुआ है। वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी काफी सस्ती दिखाई दे रही है अपने पीयर्स के मुकाबले। भारत फोर्ज का पीई लगभग 25.6 टाइम्स पर है, मदरसन सुमी का लगभग 32 टाइम्स पे, गैब्रियल का लगभग 12 टाइम्स पे। वही मुंजाल ऑटो का पीई सिर्फ 8 टाइम्स पे है। तो ग्रोथ की पूरी जगह है। बैलेंस शीट के लिहाज से कंपनी के पास बहुत ही कम डेट है, लगभग 90 करोड़ का, जो कंपनी लगातार कम करती आ रही है। साथ ही उनका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो बेहद ही कम है, 1 टाइम्स के नीचे है, बल्कि 0.14 टाइम्स पे है। और माना जा रहा है आगे भी ये कम होता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल ईयर 16 में एस्टिमेट है 0.03 पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा। आउटलुक के लिहाज से कंपनी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले तो ओवरऑल जो ग्रोथ है ऑटो सेगमेंट में वो ड्राइव करने वाला है कंपनी के लिए। जहां पर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो वहां पर तो एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है ही। साथ ही काफी सारे मार्केट में मारुति और महिंद्रा काफी सारे नए एसयूवी लॉन्चेस ला रही है। तो इसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा, क्योंकि एग्जॉस्ट सिस्टम की जरूरत इन सारे कंपनीज को रहने वाली है। और ये सारी कंपनीज ऑलरेडी कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। और सबसे बड़ा जो ट्रिगर रहेगा कंपनी के लिए वो होगा सरकार का इनिशिएटिव पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। जो नया स्टेज लागू होने वाला है, 4th स्टेज स्टैंडर्ड एमिशन स्टैंडर्ड्स का, ये जो नया स्टेज आ जाएगा इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा एग्जॉस्ट सिस्टम्स को, उनके एग्जॉस्ट सिस्टम्स को अपग्रेड करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहने वाला है मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए। इसलिए आज का जैकपॉट शेयर रहेगा मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज, जो अगले लीग के लिए, ग्रोथ के लिए पूरी तरह तैयार है। चलिए, 5% से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है। कुछ ही देर में हो सकता है 3 डिजिट में भी आ जाए ये शेयर। अच्छा प्रदर्शन आज इस शेयर में देखने को मिला है। मुंजाल ऑटो है आज का जैकपॉट शेयर। चलिए, पहला सौदा में हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए सिंबीसी आवाज के साथ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे सौदा आपका और कमोडिटी ओपनिंग पर भी फोकस। नमस्कार।